अवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2017 पार्ट 2 का। तो देखिए यहाँ हम क्वेश्चन बैंक उल्टाए हुए हैं। यहाँ देखिए 2017 का पार्ट 2 का है, केमिस्ट्री पेपर 4 का। तो पहला एक का जो है सब एक्सप्लेन करने वाला है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन, एक का ए। तो हम सबको इन 1 बाय 1 सबको किए हुए हैं, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें, है ना। और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें। तो बहरहाल खैर अभी हम देख रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 2017 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन केमिस्ट्री पेपर 4 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो यानी कि एक का 5 को कोई 5 ही बनाना रहता है ना। तो देखिए यहाँ पहला है, तो पहला क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन। तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए अच्छा से, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, although specific conductivity decrease by increase the volume increase the value of volume। कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है वह इंक्रीज होता है उसका डाइल्यूशन, क्योंकि यह जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट है। और वॉल्यूम जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है वह स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में वह डिक्रीज हो जाता है ना। वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाता है जिसके कारण उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है ना, डाइल्यूशन के साथ। तो वही है, उसी को हम लोग एक्सप्लेन कर दिए, एक्सप्लेन करने वाला है ना। इसको किताबी भाषा में करेंगे तो बहुत लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक का सी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक का सी यहाँ क्या है देख लीजिए कि एक का सी है कि क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो यहाँ देखिए उसको हम एक्सप्लेन किए। यहाँ क्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है मेरे भाई, वह जो होता है सिंपली आपको एक कार्बन में 4 ठो क्लोरीन अटैच रहता है ना। और सभी कार्बन जो होता है, सभी क्लोरीन जो होता है वह बोथ साइड सेम नंबर में रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए in chloroacetic acid chlorine has minus I effect, so it decrease the magnitude of negative ion, so release H plus ion becomes Eg on other। in case of acetic acid, one methyl group increases the electron density on carbonyl carbon, so H plus release H plus ion becomes difficult, hence क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। कहता है क्लोरोएसिटिक एसिड में जो होता है वह क्या होता है कि सॉरी, यहाँ हम कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ दिए हैं। यहाँ ये गलती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होगा, ये आगे हो, यहाँ हमको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्लोरोएसिटिक एसिड, जब एसिटिक एसिड में एक क्लोरीन ग्रुप रहेगा तो उसको हम क्लोरोएसिटिक एसिड बोलेंगे, है ना। एसिटिक एसिड तो जानते हैं आप लोग CH3COOH होता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए क्लोरोएसिटिक एसिड में क्या होता है, क्लोरीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट में होता है, जिसके कारण ये मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रॉन का वह गिर जाता है ना। मैग्नीट्यूड नेगेटिव आयन, सो रिलीज H प्लस आयन बिकम ईजी हो जाता है ना। जब मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव आयन होगा, है ना, डिक्रीज हो जाएगा तो इसका H प्लस आयन रिलीज करना उतना ही आसान हो जाता है। और दूसरी तरफ एसिटिक एसिड की बात की जाए तो वहाँ मिथाइल ग्रुप होता है। जैसे एसिटिक एसिड जो है मेरे भाई वह CH3COOH है ना, एसिटिक एसिड है। और ये जो है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में 1 मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बोनाइल कार्बन पर बढ़ा देता है, जिसके कारण H प्लस रिलीज करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। इसीलिए क्लोरोएसिटिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक का AC हो गया, है ना। अब हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। एक का D है, नाइट्रोबेंजीन इज मेटा डायरेक्टिंग। तो यहाँ देखिए नाइट्रोबेंजीन इन, यहाँ जो है एक का D नाइट्रोबेंजीन इज मेटा डायरेक्टिंग। तो नाइट्रोबेंजीन इज मेटा डायरेक्टिंग, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों होता है। सो अगर आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर जरूर करें। तो अभी देखिए यहाँ नाइट्रोबेंजीन इज मेटा डायरेक्टिंग, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे।
तो यहाँ देखिए, तो नाइट्रोबेंजीन इज मेड ऑफ nitrobenzene is meta directing because nitro group is strongly deactivate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. NO2 group यानी nitro group is electron withdrawing group and thus causes the electron density on ortho and para position. It is clear from the resonating structure of nitrobenzene. कहता है कि नाइट्रोबेंजीन जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग जो होता है क्यों होता है, तो क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है स्ट्रांगली डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को, है ना स्ट्रांगली डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, है ना। तो NO2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। इसी के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन 1 2 रहेगा तो ऑर्थो, बेंजीन में जब 1 और 2 पोजीशन पर रहेगा तो उसको ऑर्थो बोलते हैं, 1 और 4 पर रहेगा तो पारा बोलते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर, है ना। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर जो हम स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम इसको देख सकते हैं। इसी कारण से नाइट्रोबेंजीन जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। आई होप ये एक का डी भी समझ में आया होगा। अब एक का एफ जो है वह एक का ही एफ है, एक का एफ जो है यहाँ देखिए, एक का एफ है एनिलीन इज बेसिक देन मिथाइलअमीन। तो अगर हाँ आप मेरे चैनल पर केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखिए मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन हम जो है बिना सेल्फिश भाव से हम मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा करना हमको लगता है अच्छा क्या, या आपको ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई भी मेहनत कर रहे हैं तो इनके मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, ताकि हमको वह फलदायक हो, राइट। तो यहाँ देखिए एनिलीन इज बेसिक देन मिथाइल अमीन। तो यहाँ देखिए एनिलीन जो है जब बेंजीन में NH2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। और मिथाइल अमीन जो होता है तो सिंपल है, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो मिथाइल अमीन CH3NH2। तो देखिए अब अमीन जो होता है एनिलीन जो होता है बेसिक होता है क्यों मिथाइल अमीन से, ऐसा कारण क्यों होता है, तो पहले हम लोग जानते हैं उसके कारण को। तो यहाँ देखिए कि इन अमीन बेस इज डैट हुच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डोनेट इलेक्ट्रॉन। अमीन ग्रुप में बेस वो होते हैं जो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आप कह सकते हैं ऐसा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, राइट। यहाँ देखिए इन एनिलीन नाइट्रोजन हैज इन एनिलीन नाइट्रोजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is nitrogen donate electron pair. On other, in methyl amine, methyl group is electron with donating group. It decrease the electron density on nitrogen atom. और आगे भी है, थोड़ा हम इसको हम समझा देते हैं यहाँ, फिर आगे हम समझाएंगे। तो यहाँ देखिए मिथाइल अमीन में जो है ना एनिलीन में जो है वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वह डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। और मिथाइल अमीन में मिथाइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विथ सो मिथाइल अमीन हैज नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, हेंस एनिलीन इज लेस बेस देन मिथाइल अमीन। तो दोनों बेस है, लेकिन एनिलीन की अपेक्षा कम है कौन? मिथाइल अमीन, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन ग्रुप है। नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देता है, बट मिथाइल अमीन में मिथाइल ग्रुप होने के कारण वह डोनेट नहीं कर पाता है। इसीलिए वह जो है वह मिथाइल अमीन जो है वह कम बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है एनिलीन की अपेक्षा। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब 2 का ए हम देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हाँ, अगर आप पार्ट 2 में हैं और LNMU यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको ये अच्छी तरह से वॉच करना हो चाहिए अगर अच्छा नंबर लाना है तो, वरना हम नहीं समझा सकते। यहाँ देखिए अब जो है 2 का ए है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटेलिस्ट। अब कहता है कैरेक्टरिस्टिक बतलाना है कैटेलिस्ट का। तो पहले हम कैटेलिस्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो कैटेलिस्ट को डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं।
तो यहाँ देखिए कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस which increase or decrease the rate of reaction and does not take part in chemical reaction। कहता है कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं बट टेक पार्ट नहीं लेते हैं, यानी कि रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखा जाए तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैवर प्रोसेस, the production of ammonia by Haber process, in Haber process nitrogen and hydrogen react together in presence of Fe catalyst, then the rate of reaction double or triple as compared to without Fe catalyst। कहता है कि जब हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं हैबर विधि के द्वारा, तो हैबर विधि में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करता है Fe कैटलिस्ट की उपस्थिति में, है ना। एफी यानी कि लोहा कैटलिस्ट की उपस्थिति में लोहा कैटलिस्ट की भांति यहाँ काम करता है, जिससे क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है एज कम्पेयर टू विदाउट कैटलिस्ट, यानी कि बिना कैटलिस्ट की अपेक्षा डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया। उसी प्रकार सिमिलरली कैटलिस्ट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होते हैं वह टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जैसे द डिसोसिएशन, इसका एग्जांपल भी है कि द डिसोसिएशन ऑफ KClO3 एट नॉर्मल टेम्परेचर इज स्लो बट व्हेन एमो कैटलिस्ट इज एडेड देन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल। यहाँ कुछ डबल और ट्रिपल छूट गया है, यहाँ लिख लीजिएगा द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल, है ना। तो क्या होता है कि जब यह तो समझ गया कि कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डबल और ट्रिपल कर देता है। उसी प्रकार कैटलिस्ट जो है टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है ना। तो वो भी कैटलिस्ट का ही गुण है। तो ये दोनों कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक को पढ़े। अब दो का बी पढ़े। अब दो का बी है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस। अब मैकेनिज्म डिस्कस करना है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस। तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस क्या होता है तो वो देखिए। होमोजेनियस कैटेलाइसिस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज देन दिस टाइप ऑफ कैटेलाइसिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटेलाइसिस। कहता है कि होमोजेनियस कैटेलाइसिस वे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो होते हैं वो दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट गैस फेज में होगा तो कैटलिस्ट भी गैस फेज में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वह रिएक्शन जो है होमोजेनियस कैटेलाइसिस का है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 एट oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide with dioxygen in presence of oxide of nitrogen as the catalyst in the lead chamber process. Here reactant SO2 and NO2 are in gaseous state from and catalyst NO is यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, is also in gaseous state, so it is example of homogeneous catalysis। तो होमोजेनियस यहाँ देखिए रिएक्शन पर गौर फरमाइएगा आप लोग जरा। यहाँ देखिए SO2 ये भी गैस फॉर्म में है, O2 ऑक्सीजन ये भी गैस फॉर्म में है, और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी गैस फॉर्म में है। तो यहाँ कैटलिस्ट भी गैस फॉर्म में, रिएक्टेंट भी गैस फेज में, तो दोनों गैस फेज में। तो ये किसका उदाहरण हो गया, होमोजेनियस कैटेलाइसिस का। अभी पढ़े ना ऊपर, तो उसी को हम लोग लिखते हैं रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। अब हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस क्या है तो उसको भी पढ़ते हैं हम लोग। देख हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस में क्या होता है, दोज टाइप ऑफ कैटेलाइसिस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज दैट इज नॉट सेम स्टेट, है ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस वे कैटेलाइसिस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं होते हैं। उसके उदाहरण को हम आगे पढ़ने में देखेंगे। जो लोग अभी जुड़े हैं तो उनको बता दें कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 2017 का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन LNMU का क्वेश्चन बैंक, है ना। तो अभी हम हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस का एग्जाम्पल को देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। अब अमोनिया का हैबर प्रोसेस के द्वारा हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या होता है कि हेट्रोजेनियस
का यह उदाहरण होता है। जैसे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन व्हिच इज इन गैसेस स्टेट react in presence of Fe catalyst which is in solid state to form ammonia। कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग हैबर विधि के द्वारा मैन्युफैक्चर करते हैं तो एफी कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो यहाँ जो है एफी कैटलिस्ट जो है यहाँ सॉलिड स्टेट में होता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है गैसेस स्टेट में होता है। तो यहाँ एक हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस का ये उदाहरण हो गया। जैसे यहाँ देखिए नाइट्रोजन ये गैस फेज में है, हाइड्रोजन ये भी गैस फेज में है, लेकिन कैटलिस्ट लोहा जो है वह सॉलिड स्टेट में है। तो ये हो गया आपको हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस। क्या हो गया? हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस का उदाहरण हो गया है। हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस हो गया, हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस हो गया, कैटेलाइसिस हो गया, राइट। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग 5 का एक क्वेश्चन देखेंगे। 5 का एक क्वेश्चन है क्या, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड क्या होता है। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड क्या होता है उसी को हम लोग जानेंगे। देखिए व्हाट आर द एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, व्हाई मिथिलीन ग्रुप इज एक्टिव। अब उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। देखिए यहाँ तो CH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, है ना। तो यहाँ देखिए CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड व्हेन CH2 ग्रुप इज प्रेजेंट बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप सच एज कार्बोनाइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, CN ग्रुप। देन द हाइड्रोजन एटम CH2 ग्रुप बिकम्स एक्टिव और एसिडिक मीडियम। कहता है CH2 ग्रुप जब दो कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच या साइनाइड के ग्रुप के बीच या नाइट्रोजन ग्रुप के बीच NO2 ग्रुप के बीच अटैच्ड हो जाता है तो CH2 ग्रुप उसका एक्टिव हो जाता है ना। अब एक्टिव क्यों होता है उसके रीजन को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो द एक्टिविटी ऑफ CH2 ग्रुप इज ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड ऑल्सो माइनस आई इफेक्ट सच ए मिथिलीन ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। तो ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड CH2 ग्रुप जो होता है वह एक्टिव होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और माइनस आई यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण होता है। आई होप 5 का ए भी समझ में आया होगा। अब 5 का बी है हाउ इज इथाइल एसीटो एसीटेट सिंथेसिस। तो इथाइल एसीटो एसीटेट को सिंथेसिस कैसे करते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात ये कि अगर आप पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन 2018 का, 19 का या 17 का किसी भी ईयर का आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप उसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अभी बहरहाल देख रहे हैं इथाइल एसीटो एसीटेट सिंथेसिस। तो यहाँ देखिए इट इज बेस कैटेलाइज रिएक्शन ऑफ बीटा कीटो एस्टर विथ अल्काइलेटिंग रिएजेंट टू गिव मोनो और डिस्ट्रीब्यूटेड बीटा कीटो एस्टर, है ना। तो बेस कैटेलाइसिस रिएक्शन होता है ना, और बीटा कीटो एस्टर का अल्काइलेटिंग रिएजेंट के साथ तो हमको मोनो डिस्ट्रीब्यूटेड बीटा कीटो एस्टर देता है जिसी को हम लोग बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट बोलते हैं। अब देखिए इसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो दीज ऑन मिल्ड हाइड्रोलाइसिस विथ डाइल्यूट अल्कली और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन yield substituted acetone and on treatment strong alkali give substituted acetic acid। कहता है सर्वप्रथम तो हम लोग क्या करते हैं बीटा कीटो एस्टर को अल्काइलेटिंग रिएजेंट के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसको NaI की उपस्थिति में एक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ इथाइल आयोडाइड अल्काइल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हम लोगों को जो सब प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको फिर डीकार्बोजाइलेशन करते हैं तो हमको मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो वही हम इसको लिख देते हैं यहाँ देखिए रिएक्शन के फॉर्म में। यहाँ इथाइल यहाँ जो है ये देखिए बीटा कीटो एस्टर है। बीटा कीटो एस्टर को रिएक्शन करवाए NaOE की उपस्थिति में तो ये प्रोडक्ट बना। यहाँ से NaI हट गया जब CH3 आई यानी मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाए तो NaI हट गया, यहाँ बन गया CH3 COE COE है ना, COE प्लस इसको हाइड्रोलाइसिस किए तो 2 गो E और OH हट गया, E माने इथाइल ग्रुप हो गया। भाई मेरे जो अभी नहीं समझते हैं E मतलब क्या होता है तो इथाइल ग्रुप C2H5 उसको हम लोग शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग E लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन E का मतलब होता क्या है C2H5OH, है ना, इथाइल ग्रुप। तो यहाँ देखिए इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यहाँ ये CH3 COOE और यहाँ CH है ना, उसके बाद COOE और इसको डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे यानी कि CO2 हटाएंगे तो हमको ये इथाइल एसीटो एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, यही प्राप्त हो जाएगा। तो यह सिंथेसिस। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा और अधिक नोट्स के लिए हमारे कमेंट में
डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू।